गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो है IMED, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अंदर जो सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके लगभग हम 4 लेक्चर अब तक कर चुके हैं। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसके 4 लेक्चर आप पीछे जा कर के ज़रूर देखिए। उसके बाद में हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुका हूँ और क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भी उनमें आसान है, तो वो देखिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। System stress on discipline and there is a space simply in the form, simplicity in the form। क्या है? सिस्टम स्ट्रेस। ओके, चलो सिस्टम स्ट्रेस हो गया। ऑन डिसिप्लिन, ऑन डिसिप्लिन हो गया। द स्ट्रेस ऑन द स्ट्रेस ऑन डिसिप्लिन एंड दीज इन सिंपलिसिटी इन द फॉर्म। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एक रेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहा है वो। ठीक है, किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के रेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहा है। ठीक है, जो क्या कह रहा है? सिस्टम स्ट्रेस और डिसिप्लिन के बारे में हमें रेटिंग्स करनी होती है। तो वो कहाँ पे होती है बेटा? पॉइंट रेटिंग होती है या मेरिट रेटिंग होती है? तो मेरिट रेटिंग होती है। और मेरिट रेटिंग एक तरीके का मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डिसिप्लिन और सिंपलिसिटी आदि की जो है रेटिंग करते हैं। ठीक है, तो मेरिट रेटिंग हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टीफन नॉफ, है ना? कॉम्फ, K नौ पढ़ लेते हैं। तो स्टीफन नॉफ डिफाइंड HRA ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे HRA क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जगह हम यहाँ पे क्या लिख दिया? ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन इज मेजरमेंट्स एंड डैश ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट सच एज रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड द कमिटमेंट। ठीक है, तो स्टीफन नॉफ ने क्या किया है? HRA को डिफाइन किया है इज़ द मेजरमेंट ऑफ, ये एक तरीके का मात्रक है। तो किस चीज़ का मात्रक हो सकता है बेटा? क्वालिफिकेशन का मात्रक होगा, है ना? क्वालिफिकेशन का मात्रक। अकाउंटिंग का तो होगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ काम करता है? ह्यूमन रिसोर्स पे, अकाउंटिंग पे कौन काम करता है? FM, फाइनेंशियल मैनेजर। डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। तो क्या हो गया बेटा हमारे यहाँ पे? क्वालिफिकेशन। तो जो स्टीफन नॉफ है उसने कहा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या है? एक तरीके का मेजरमेंट है ऑफ द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मेजरमेंट है। किसकी क्वालिफिकेशन बेटा? ह्यूमंस की। तो जो स्टीफन नॉफ की डेफिनेशन के अनुसार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके का मात्रक है आदमियों की क्वालिफिकेशन का, ह्यूमंस की क्वालिफिकेशंस का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट एंड रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कमिटमेंट। तो उसके रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस और कमिटमेंट को नापने का, मापने का क्या है? एक मेजरमेंट है। मेजरमेंट मतलब मात्रक। तो क्या हो गया? आदमी की क्वालिफिकेशन, उसका कमिटमेंट, उसका एक्सपीरियंस, उसका रिक्रूटमेंट और उसकी ट्रेनिंग आदि को नापने का क्या है? एक मीटर है या मात्रक है। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ किसकी डेफिनेशन के बेस पे कह रहे हैं हम लोग ये बात? हम कह रहे हैं स्टीफन नॉफ की डेफिनेशन के अनुसार। ठीक है, चलिए आ जाओ। अंडर, फिर क्वेश्चन मार्क,
मेथड कॉमन फैक्टर टू ऑल द जॉब्स आर आइडेंटिफाई। कौन से मेथड से हम कॉमन फैक्टर्स को, उन सभी कॉमन फैक्टर्स को ऑफ ऑल द जॉब्स को आइडेंटिफाई करेंगे? तो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं बेटा? तो हमारा वो है कौन सा? पॉइंट मेथड। ठीक है, पॉइंट मेथड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, रोल इज टू इंश्योर द डिजर्विंग मैनेजर्स शुड गेट द अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब रोटेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि रोल टू इंश्योर डिजर्विंग मैनेजर्स, किसका रोल होता है बेटा? तो यहाँ पर रिव्यूअर का रोल होगा। ठीक है, द रिव्यूअर रोल इज टू इंश्योर द डिजर्विंग मैनेजर शुड गेट द अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द जॉब रोटेशन। यानी रिव्यू करेगा, और रिव्यू कौन करेगा भैया? डिजर्विंग मैनेजर। ठीक है, तो आपके रिव्यूइंग प्रोसेस से पता चलेगा कि आपको जॉब रोटेशन की अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? रिव्यूअर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The role of the organization in the career planning is to introduce the strengthened system to ensure। एक ऑर्गेनाइजेशन का रोल, ठीक है, फॉर द करियर प्लानिंग, एक ऐसे समझिए इसको, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जब भी हम जॉब का इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारी ग्रोथ है या नहीं है, तो हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने साल में प्रमोशन कर रही है, कितना आपको सैलरी में इंक्रीमेंट कर रही है पर ईयर। कुछ कंपनियां होती हैं 10% पर ईयर करती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं जो 15% करती हैं, कुछ 12% करती हैं। तो पर ईयर कितने परसेंट आपके सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है? ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपके करियर की प्लानिंग में कितना ग्रोथ कर रही है, ठीक है, कितना वो मजबूत कर रही है इन अ सिस्टम। ठीक है, कौन? आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द करियर प्लानिंग इज टू इंट्रोड्यूस द स्ट्रेंथन सिस्टम टू इंश्योर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? करियर प्रोग्रेशन। भाई आप एक बात बताइए, करियर की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप इस कंपनी में जाना चाहते हो, तो आप अपने करियर को प्रोग्रेस करने के लिए तो जा रहे हो कि आपका करियर आगे की तरफ बढ़ता जाए, ऊपर की तरफ चलता जाए, है ना कि ऐसे जाओगे कि नीचे की तरफ, भैया आज जो है 1 लाख सैलरी मिल रही है, कल 80,000, परसों 70,000, फिर 50,000, 40,000, 20,000, फिर हाथ में कटोरा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप जा रहे हो कि आज हमारी अगर सैलरी है इतनी, तो हर साल वो उसमें इंक्रीमेंट होता जाए। तो किसकी प्रोग्रेशन की बात हो रही है? करियर के प्रोग्रेशन की बात हो रही है। सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन वो किसके अंदर आ जाता है? करियर प्रोग्रेशन के अंतर्गत ही आ जाता है। तो करियर प्रोग्रेशन विल बी योर राइट आंसर। तो यहाँ पे पूरा क्या बन जाएगा? द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन करियर प्लानिंग इज टू इंट्रोड्यूस द स्ट्रेंथन सिस्टम टू इंश्योर द करियर प्रोग्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों की एम्प्लॉयज़ के करियर प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो आपका ये ए इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। यस, करियर प्रोग्रेशन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। The job characteristics model is one of the most influential attempts to। अब जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल एक मॉडल है बेटा, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल, जिससे हम जॉब को इवेल्युएट करते हैं कि जॉब अच्छी है, ख़राब है, किस प्रकार की है। ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड अटैम्प्ट, सबसे इन्फ्लुएंटल, सबसे अच्छा अटैम्प्ट है टू, किसका है बेटा? डिज़ाइन द जॉब, जॉब को डिज़ाइन करने का, असाइन द जॉब, जॉब को असाइन करने का, एनालाइज द जॉब, जॉब को एनालाइज करने का, या डिस्क्राइब द जॉब। तो बेटा आप क्या कर रहे हो? मैंने आपको बोला कि ये बताओ कि ये जॉब अच्छी है या नहीं है, तो आप जॉब को क्या कर रहे हो? असाइन तो कर नहीं रहे हो, असाइन वाला गलत हो गया। डिज़ाइन तो कर नहीं रहे हो, डिज़ाइन भी गलत हो गया। एनालाइज कर सकते हो या डिस्क्राइब कर सकते हो। तो एनालाइज किसके अंतर्गत आ जाता है?
डिस्क्राइब के अंतर्गत आ जाता है। तो डिस्क्राइब द जॉब विद इंक्रीज मोटिवेशन फॉर द प्रॉपर जॉब्स। तो ये आ जाएगा जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द जॉब विद इंक्रीज्ड मोटिवेशन फॉर द प्रॉपर जॉब्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A broad statement of the purpose, scope, duties। एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, एक बड़ा स्टेटमेंट है किसके लिए, पर्पस के लिए, स्कोप के लिए, ड्यूटी के लिए, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पर्टिकुलर जॉब, और पर्टिकुलर जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, है ना। तो पर्टिकुलर जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पहले हिंदी में मतलब समझिए आप, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, स्कोप, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, यानी किसी जॉब के बारे में पर्पस, उसके स्कोप और उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाएगा। मैंने आपको इससे पहले भी आपको बता दिया है कि जब आप किसी जॉब के बारे में पर्टिकुलर पर्पस, उसका ड्यूटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी है, क्या नहीं होनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें किसके अंतर्गत लिखी मिलती हैं, तो वो जो लिखित कागज़ है जिस पे ये मिलेगा लिखा हुआ या लिखित स्टेटमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम करते क्या हैं, एनालाइज करते हैं। तो जॉब एनालिसिस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी होती हैं, तो आप बोलोगे जॉब डिस्क्रिप्शन में। लेकिन इस जॉब डिस्क्रिप्शन से हम लोग करते क्या हैं, ठीक है, इससे हम करते क्या हैं, तो हम क्या करते हैं, जॉब का एनालाइजेशन करते हैं। तो जॉब एनालाइजेशन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स का मतलब होता है जॉब देने वाले, जॉब ऑफर करने वाले। ठीक है, जॉब ऑफर करने वाले एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, जॉब देने वाले क्या कहलाते हैं भैया, हेड हंटर्स कहलाते हैं, स्टाफर्स कहलाते हैं, अल्टरनेटिव स्टाफिंग कंपनीज कहलाते हैं, टेक्निकल रिक्रूटर्स कहलाते हैं। तो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। कॉन्टैक्ट टेक्निकल रिक्रूटर्स भी नहीं होता है, अल्टरनेटिव स्टाफिंग्स भी नहीं होता है, स्टाफर्स भी नहीं होता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, हेड हंटर्स। क्या बोलते हैं बेटा, हेड हंटर्स। ओके, क्या बोलते हैं, हेड हंटर्स। हेड हंटर्स विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस यूजली कंसिस्ट ऑफ द स्टेप्स। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके बारे में मैंने पिछली बार डिस्कस करा था, इससे मिलता जुलता। इसमें क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है इंटरनल एनालिसिस, फिर होता है एक्सटर्नल एनालिसिस, फिर इसके बाद में होता है फंक्शनल एनालिसिस, और यहाँ पर क्या होता है कॉर्पोरेशनल एनालिसिस, और यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा आपका इंटरपर्सनल एनालिसिस। ठीक है, ये 5 मेथड्स होते हैं, 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल, फंडामेंटल, ठीक है, इसके बाद में कॉर्पोरेशनल, एंड लास्ट में क्या होता है इंटरपर्सनल। ठीक है, ये 5 फैक्टर्स होते हैं, 5 फैक्टर्स। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़ एज प्रीवियस treating employees as precious human resource is the basis of the hard HRM, soft HRM, medium HRM and utilization approach। क्या होता है बेटा? तो ये होता है सॉफ्ट HRM। ठीक है, एक ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना है, प्रीशियस ह्यूमन रिसोर्स मानना है। एक ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़ को प्रीशियस ह्यूमन रिसोर्स मानने को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट HRM, यानी थोड़ा सा मृदु HRM, जिसमें हम लोग ज़्यादा टाइट नहीं करना, डांटना नहीं, कुछ नहीं, आराम से नॉर्मली उससे बात करना, उसको एक इंसान समझना, क्या होता है, सॉफ्ट HRM कहलाता है, सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो बेटा ये थे आपके लगभग आज के क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए और सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।